स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी जेनेटिक्स वापस आते हैं। जेनेटिक्स पे पहले अपने एक्सटेंशन पढ़ा, थ्योरी के चैप्टर पढ़े, कंप्लीट किए। उसके बाद में कल मैंने आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया था। प्रैक्टिकल में भी वही है, स्पॉटिंग रखी जाएगी। उसके बाद मैंने बताया था चित्र भी रख दिया जा सकता है, कोई पर्सन। उसके अलावा 5 पर्सन आते हैं आपके 2-2 नंबर के, वो कॉपी में करने होते हैं। तो ये इसका प्रारूप है। 10 का वाइवा होता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं। ये आप अलग अलग नंबर है। तो अभी इसी तरह से अपने बात करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स के अंदर भी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। वैसे आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो 4 चैप्टर भी बाकी हैं। देखते हैं अभी, अगर वो बोर्ड पे समझाने वाले चैप्टर हैं इसलिए रोक रखे हैं, क्योंकि अभी आपका सेकंड मिड टर्म होगा, उसके बाद में फाइनल एग्ज़ाम होंगे। तो पहले सेकंड मिड टर्म का आपका सिलेबस कंप्लीट है, प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी हो सकता है कॉलेज अगर ओपन हो गए तो वो बोर्ड पे समझाने वाले चैप्टर हैं, 4 चैप्टर बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, करवाएंगे आपको, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अभी बात आती है आपकी सेकंड मिड टर्म है तो उसमें प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में जैसे अपने एक्सटेंशन का पढ़ा था वैसे अब जेनेटिक्स की बात करते हैं। वही प्रारूप होता है, 10 स्पॉटिंग रखी जाती है, आधा मिनट का टाइम है, पहचान करो, बताओ। तो आज अपने जो कोई आने वाला इसमें है प्रैक्टिकल के बारे में उसकी बात करते हैं। अब देखो आपके सामने प्रैक्टिकल, मान लो ये मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर रख दिया और आपको पहचान करनी है ये क्या चीज़ है। आपने पहचान की और इसका नीचे बता दिया मॉनिटर है, तो एक विशेषता लिख देनी है, कोई भी आउटपुट डिवाइस है और कोई भी चीज़ इसमें अपने देख सकते हैं। दूसरी बात है एलसीडी मॉनिटर। मान लो ये चित्र रख दिया अगर आपके सामने, तो ये सीधा मॉनिटर नहीं लिखोगे, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। तो समझ गए आप प्रारूप, जो मैं आप बताना चाहता हूँ आपको बात। ये स्पॉटिंग के अंदर चित्र रखे जा सकते हैं, पर्सन रखे जा सकते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वही पर्सन है जो उन्हीं चैप्टरों में से पर्सन बनेंगे और रखे जाएंगे। ऐसे नहीं होना भी सर हमने किया नहीं, करवाया नहीं, वो कोई बहाना नहीं है। सिलेबस आपको एक एक चैप्टर यहाँ पे करवाया है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो वीडियो देखें, उसके बाद बुक में से पढ़ें। और मैंने आपको बहुत बार ऐसा तरीका भी बताया, भी बिल्कुल घबराना नहीं होता। चैप्टर पढ़ो ज़रूर, और पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा अभी इसमें कितनी बातें इंपॉर्टेंट है, क्या पर्सन बनने हैं, अपने आप आ जाएगा। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो 1000 बहाने मारेंगे, वो तो 1000 बहाने मारेंगे। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, बुकें पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ें, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। जो 4 चैप्टर बच गए वो करवाऊँगा, मैं करवाऊँगा, अच्छी तरह समझाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आपको बिल्कुल ये बहानाबाजी नहीं करनी है। और जो चैप्टर अभी बता रहा हूँ प्रैक्टिकल में आने वाले में पर्सन वहीं से आएंगे। और उसके बाद ये मत कहना भी सर ये हमें करवाया नहीं, पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, नहीं। अब आ गया कीबोर्ड। अब ये रख दिया तो आपको पहचान करनी है और इसके बारे में विशेषता बतानी है। ये स्पॉटिंग के पर्सन है। उसी तरह से माउस है, पहचान कर ली, पॉइंटिंग डिवाइस है, ये मैंने आपको करवाया है। ये सिस्टम यूनिट है, सीपीयू, स्पीकर, सीडी डीवीडी, प्रिंटर। तो इसके अंदर आपको इससे मुख्यतः ये ध्यान रखना है, अभी पहचान करनी है और ये कौन सा डिवाइस है, आउटपुट है या इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात है जैसे फ्लॉपी डिस्क, माइक्रोफोन, सिस्टम फेस। अब इनमें से कोई जो अवेलेबल होगी वो चीज़ रख दी जाएगी, आपको पहचान करना है। चैप्टर नंबर 20 चित्र आपको ध्यान में रखने हैं। और ये प्रैक्टिकल में आपके पर्सन यहीं से बन जाएंगे। पहचान करो कोई विशेष तरीकों भी, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ये जो चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 19 ये सेम चैप्टर था एक्सटेंशन के अंदर जो मैंने आपको छुड़वाया था। ये आपको मैंने जेनेटिक्स में पढ़ा दिया था ये वाला चैप्टर, तो वहाँ पे सेम चैप्टर है। तो इसको आप प्रैक्टिकल में, इसमें कोई आने वाली चीज़ है नहीं, ये जो आपको प्रैक्टिकल में दें। पर्सन दे सकते हैं, ज़्यादा जो पर्सन बनेंगे वो आपके जो प्रैक्टिकल में ज़्यादा आते हैं वो। अब बात करते हैं किसकी, ये प्रजनन जानकारी, उसका महत्व है, प्रजनन कार्यक्रम, चैप्टर नंबर 18। ये भी मैंने आपको करवाया था। ये चैप्टर है, इसके अंदर बेसिक डेफिनेशन टर्म है वो आपको याद कर लेनी है। बेसिक टर्म
छोटे छोटे ड्रम है वो 2-2 नंबर के पर्सन में आपको दी जाएगी। जो मेन होगा वो अपने आप बताया जाएगा आपको भी इस चैप्टर में से ज़्यादा पर्सन बनने हैं। अभी बात करते हैं पशु प्रदर्शन सुधार हेतु टेक्निक, चैप्टर नंबर 17। इसके अंदर क्या है, आप ये पढ़ाए हुए बेसिक पर्सन है, टर्म याद करनी है, छोटे छोटे टर्म। देखो एक तो फिल इन द ब्लैंक आते हैं पर्सन आपके, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स भी हम दे देते हैं। एक आते हैं मान लो 2-2 नंबर के, तो 2-2 नंबर में 3-3 लाइन के पर्सन करने होते हैं, तो वो होते हैं ट्रम। ट्रम ज़्यादा आती है उसमें, क्या आती है, ट्रम, यानी कि परिभाषा शब्दावली आती है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है छंटनी निष्कासन। ये सारे कलिंग मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो इनमें से तो सिर्फ आपके 2-2 नंबर वाले पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि देखो आपका जो सेकंड मिड टर्म होता है वो होता है आधे चैप्टर, यानी कि अपने जेनेटिक्स के अंदर 20 चैप्टर है, पहले 10 चैप्टर वो फर्स्ट मिड में आ चुके हैं आपके, बच गए 11 से 20 चैप्टर, वो आपके आने हैं सेकंड मिड में। सेकंड मिड में थ्योरी आएगी, उन्हीं में से प्रैक्टिकल आएगा। तो उनमें से जो मैंने आपको 20 नंबर चैप्टर बताया वो बताया आपको स्पोर्टिंग के लिए। स्पोर्टिंग के लिए भी ये चित्र रख देंगे और आपको पहचान करनी होगी, एक विशेषता लिखनी होगी। बता दिया, क्लियर है। अब बच गए 9 चैप्टर। 9 चैप्टर आप थ्योरी के लिए पढ़ोगे, उन्हीं में से जो टर्म मेन है वो आपको प्रैक्टिकल में दे दी जाएगी, अलग से नहीं दी जाएगी। अब ये इम्पोर्टेंट है प्रोजेनी टेस्टिंग, यानी संतति परीक्षण। संतति परीक्षण, संतति परीक्षण जब भी नर और मादा मैटिंग करते हैं, नई संतान उत्पन्न होती है, तो उस संतान का जो आगे उत्पादन देखकर जो उनके जनक है उनके बारे में पता लगाना प्रोजेनी टेस्ट है। ये आपको इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा सीधा, प्रोजेनी टेस्ट किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेनी टेस्ट किसे कहते हैं। तो ये आपको जो टर्म है वो सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में अंदर वो नहीं पूछा जाएगा कि आपको बड़े क्वेश्चन वो नहीं है, टर्म है वो सारी पूछी जाए, टर्म आपको याद होनी चाहिए, बेसिक टर्म, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें ज़्यादा प्रश्न बनने हैं, वो है आपका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 प्रजनन की पद्धति। प्रजनन की पद्धति भी किस पद्धति से प्रजनन करवाओगे, तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इसी में से आने हैं। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 प्रजनन के तरीके, ब्रीडिंग क्या है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग कितने प्रकार की है, क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये देखो ये प्रारूप बना हुआ है, ये प्रारूप बना हुआ है, इसमें से प्रश्न आप मान के चलो आपका जो मेन एग्जाम है उसमें बहुत आते हैं, और जो प्रैक्टिकल होंगे सेकंड मिड होगा उसमें काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर आपको अंगुलियों पे याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। मैंने आपको करवाया था बहुत अच्छी तरह से, ऑफलाइन क्लास से होती तो हर एक बच्चे से मुख्य जुबानी में उपलवाता, याद करवाता, लेकिन अभी आप सामने नहीं हो, तो जो करवाया वो आप घर पे कैसा पढ़ रहे हो। लेकिन ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण है, सिर्फ समझना है, पढ़ना है, ब्रीडिंग क्या है, इन ब्रीडिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, रेखीय ब्रीडिंग क्या है, इनके हिंदी शब्द और इंग्लिश शब्द। हिंदी शब्द आप ये मत समझना कि मैं वहाँ पे प्रश्न बनाऊंगा सीधा लिख दूंगा प्रजनन किसे कहते हैं, ब्रीडिंग किसे कहते हैं। मैं वहाँ पर लिखूंगा ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन, लेकिन मैं वो शब्द है ना वो जो ब्रीडिंग वाला है वो मैं इंग्लिश वाला शब्द हिंदी में लिखूँगा। इंग्लिश यानी ब्रीडिंग, उसको मैं हिंदी में लिखूँगा, बै के नीचे रहे ब्रीडिंग किसे कहते हैं। तो ये सिस्टम बनाकर आपको ध्यान में रखना है, और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, और ये प्रैक्टिकल में प्रश्न आएंगे, और मेन जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हैं। तो ये आपको मुख्यतः पूरा ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 प्रजनन की पद्धति। आपको प्रश्न बता देता हूँ, टर्म बता देता हूँ कौन कौन से आने हैं इसमें से। ब्रीडिंग किसे कहते हैं, इन ब्रीडिंग किसे कहते हैं, आउट ब्रीडिंग किसे कहते हैं, इन ब्रीडिंग कितने प्रकार की है, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग, और आउट ब्रीडिंग, प्योर ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग ऑफ स्पीसीज, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारे के सारे आपने अच्छी तरह से याद करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 में से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने हैं, अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 12।
चैप्टर नंबर 12 आर्थिक गुण, ये आपको पता ही है, कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये भी बनता है, ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर टर्म है। मान लो आपके घर में दुधारू पशु है, गोवंश है चाहे भैंस है, उसका दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन या लैक्सेशन यील्ड, दूध उत्पादन किसे कहते हैं, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूँ दूध उत्पादन किसे कहते हैं या लैक्सेशन यील्ड। पर्सन मैं कह रहा हूँ सीधा नहीं लिखिए जाएगा, पर्सन घुमा फिरा के दिया जाएगा। दूध उत्पादन किसे कहते हैं या मिल्क प्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसको हिंदी में लिख दिया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूध उत्पादन का मतलब है एक लैक्सेशन यानी कि अपने लैक्सेशन पीरियड, यानी एक लैक्सेशन पीरियड के दौरान कुल जितना दूध दिया जाता है वो दूध उत्पादन होता है। यानी कि पशु है, काविंग हुई, प्रसव हुआ, उससे लेकर अगले प्रसव तक जो टाइम होता है वो दूध उत्पादन है, उसे मिल्क प्रोडक्शन या लैक्सेशन यील्ड कहते हैं। नेक्स्ट है दुग्ध काल लैक्सेशन पीरियड एलपी। दुग्ध काल प्रसव के पश्चात दुधारू पशु जितने समय तक दूध उत्पादन प्रदान करता है। मान लो काविंग प्रसव हुआ, उसके बाद में कितने टाइम तक दूध देता है वो उसका दूध काल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दूध उत्पादन की निरंतरता। क्या है? प्रीसेंटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, यानी निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है भी आप सुबह कितना दूध, दोपहर को कितना, शाम को कितना, ये एक निरंतरता है। सुबह मान लो 5 लीटर दूध दे रही है, दोपहर को 4, शाम को 5, वो निरंतरता कितने टाइम तक बनी रहती है, कितने टाइम तक दूध की निरंतरता बनी रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? दूध की निरंतरता। कई बार पशु सुबह तो 6, शाम को 5, लेकिन ये 15-20 दिन देने के बाद में कभी 3 दे दिया, कभी 4, वो दूध की निरंतरता नहीं होती। तो इस तरह की जो छोटे छोटे टर्म हैं वो आपको मुख्य ज़बानी याद होनी चाहिए, फिर आपको जो सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने पे कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह से शुष्क काल ड्राई डे। ड्राई डे का मतलब होता है कि जब एक प्रसव के दौरान जब वो दूध काल के बाद में जब पशु दूध देना बंद कर देता है वो ड्राई पीरियड या ड्राई डे कहलाता है। गर्भाधान काल सर्विस पीरियड, यह पशु के प्रसव से लेकर अगली गर्भाधान करने के बीच का समय है। गर्भाधारण काल, प्रसव से लेकर गर्भाधारण काल को मान लो प्रसव हुआ है, गर्भाधारण काल कब हुआ है, जैसे मान लो कोई पशु है उसका भी प्रसव हुआ है, प्रसव के बाद में अगला जब गर्भ धारण करेगा वो 60 से 90 दिन के बाद वो बीच का टाइम होता है, वो क्या होता है? गर्भाधारण काल होता है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी टर्म है वो आपसे पूछी जाएगी। इंटरकाविंग पीरियड, अंतर प्रसव काल, अंतर प्रसव काल, अंतर प्रसव काल का मतलब 2 प्रसव कालों के बीच के समय होता है, उसे अंतर प्रसव काल कहते हैं। और इसको आप देसी भाषा में भी समझा सकते हो। कल को मान लो आपका वाइवा होगा, वहाँ पे टर्म ही पूछी जाएगी, टर्म पूछी जाएगी तो आप देसी भाषा में बता सकते हो भी सर जैसे मान लो एक पशु ब्याह है, अभी प्रसव को ब्याना भी बोलते हैं, एक पशु ब्याह है और जब वो अगली बार ब्याएगा तो वो बीच का जो टाइम होता है उसे अंतर प्रसव काल कहते हैं। प्रजनन क्षमता रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, प्रजनन क्षमता का मतलब है अभी कोई भी जानवर या पशु है वो अपने लाइफ में कितने बच्चे पैदा करता है वो उसकी प्रजनन ब्रीडिंग वैल्यू या प्रजनन क्षमता होती है। खाद्य उपभोक्ता की क्षमता एफिशिएंसी ऑफ फील्ड यूटिलाइजेशन या फीड कन्वर्जन रेशो FCR। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। ये जो चैप्टर है 12 और 13 ये अति महत्वपूर्ण है, इसमें से टर्म आपकी प्रैक्टिकल में बनेंगी और प्रैक्टिकल में प्रश्न आएंगे। तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिकल में जो बातें, क्योंकि आपके वो तो है नहीं भी जैसे मान लो एनाटॉमी है या सर्जरी है, मेडिसिन है, उस तरह से तो है नहीं। मान लो कोई यंत्र बता दिए, उपकरण बता दिए, कोई दवाई, कोई हड्डियाँ, वो तो सिस्टम है नहीं। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी ने दे दिया भी प्रैक्टिकल करवाना है तो जो अपने चैप्टर हैं उन्हीं में से प्रश्न बन जाएंगे। पिछली बार था सिलेबस, उसमें बहुत सारे चित्र वगैरह दिए थे तो हम वो प्रैक्टिकल में यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब की बार वो चेंज हो गया सिलेबस, तो जो जैसा दिया हुआ है उसको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन टर्म आपके मुख्य ज़बानी याद होनी चाहिए। अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 म्यूटेशन, उत्परिवर्तन व उत्परिवर्तन कारक। इसी में से टर्म बनती है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टर्म बनेगी, अगर उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, व्युत्करण किसे कहते हैं, शांत, गामक, इस तरह से छोटी छोटी टर्में हैं वो आपको याद में रखनी है। आपके डबल फायदे हैं। डबल फायदे कैसे? मान लो आपका सेकंड मिड टर्म एग्जाम होगा, थ्योरी पढ़ोगे आप, इन्हीं चैप्टरों में से थ्योरी के क्वेश्चन बन जाएंगे, इन्हीं चैप्टरों में प्रैक्टिकल के बन जाएंगे। थ्योरी में आप मान सकते हो भी बड़े क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है
उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। वाइवा में छोटी टर्म पूछी जाएगी, तो टर्म आपको मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। कभी कोई टीचर ये नहीं पूछता मैं यहाँ उत्परिवर्तन पे लेख लिखो या उत्परिवर्तन के बारे में डिटेल से बताओ, नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा उत्परिवर्तन क्या है, आप बता दोगे। कितने प्रकार का है, कौन कौन से प्रकार है, आप बता दोगे। सिंपल टर्म याद होगी तो, नहीं तो नहीं बता पाओगे। तो ये आपकी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर है अपना 10। इसके अंदर जो आपका प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है या लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमाइनेशन, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से सिस्टम चलते हैं अपने मनुष्य में। लिंग निर्धारण का क्या सिस्टम है, XX और XY सिस्टम, XX XY सिस्टम। तो ये कॉमन सेंस की बात है, आपको ध्यान में रखना है भी। अगर प्रश्न सीधा वाइवा में पूछ लिया जाए, प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाए कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का कौन सा सिस्टम चलता है, तो दिमाग में होना चाहिए आपके XX या XY सिस्टम। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी, क्लास में नहीं पढ़ा, उनके लिए तो ये महाभारत हो जाएगी, पता नहीं क्या प्रश्न पूछ लिया। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो पता है कई पक्षियों में अलग अलग होता है, जैसे XX XY सिस्टम ये कीटों की विभिन्न प्रजातियों में पाया जाता है XX XY। तो इसके अंदर मादा में X जो गुणसूत्रों का जोड़ा होता है और जो मेल होता है उसमें X और Y का जोड़ा होता है। इसी तरह से XX और XY सिस्टम अपने मनुष्य के अंदर होता है। ZZ और ZW सिस्टम ये किस में पाया जाता है, ये अपने सांपों के अंदर, तितलियों, पक्षियों के अंदर सिस्टम पाया जाता है। लेकिन ये उल्टा है, इसमें ZZ जो समयुग्मजी होते हैं वो नर होते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से करवाए हुए हैं। और आपको गुणसूत्र याद रखने हैं, किस में कितने गुणसूत्र होते हैं, किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये अपने 10 चैप्टर से लेकर 20 चैप्टर आपका जो सिलेबस है सेकंड मिड टर्म का डिट्टो आपको अच्छी तरह से करवाए हुए हैं। अगर मौका मिला तो टेस्ट भी लिए जाएंगे, दोबारा भी हो सकता है आपको करवाया जाए। तो इस तरह से जो आपका प्रारूप है, इन्हीं में से प्रश्न बनाकर आपको प्रैक्टिकल के दे दिए जाएंगे। कई बच्चों को ये भी पता नहीं है कि हमारा सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर आएंगे, थ्योरी में कितने प्रश्न आने हैं, प्रैक्टिकल में कितने आने हैं, कितने कितने नंबर के आने हैं। तो वो आपको ध्यान रखना। थैंक यू।